हेलो एंड वेलकम। मैं सुरेश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं प्रेप रीडर में। साथियों, आज अपन पढ़ने वाले हैं इकोनॉमी, और वो भी अपन पीवाईक्यू के माध्यम से पढ़ने वाले हैं। क्यों अपन ने GS3 को ही शुरुआत करी है? क्योंकि देखिए, आप सभी ने कहीं ना कहीं देखा होगा यूपीएससी का जो रिजल्ट आ रहा होगा उसमें GS3 में सबसे कम मार्क्स आते हैं। अब इसके कुछ रीजंस भी हैं, अपने सबके अपने अपने रीजंस होते हैं किस वजह से किसके मार्क्स कम आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं। लेकिन अपन ने शुरुआत इसीलिए करी है कि इसमें इंप्रूवमेंट लाया जा सके। GS3 में जैसे 60, 70, 80 नंबर से 70, 80 मार्क्स आते हैं। हिंदी मीडियम में तो बहुत कम मार्क्स आ रहे हैं। तो वो क्यों मार्क्स कम आ रहे हैं, क्या चीज़ें करनी चाहिए, तो ये चीज़ें अपन थर्ड पेपर से शुरुआत करेंगे और थर्ड पेपर को बहुत शानदार तरीके से कवर करेंगे। उसके बाद फिर नेक्स्ट GS के पेपर पर किसी न किसी पेपर पर स्विच करेंगे। ठीक है, GS3 के जितने भी चैप्टर है, इकोनॉमी हो गया, एनवायरनमेंट हो गया, साइंस टेक हो गया, डिजास्टर मैनेजमेंट हो गया, इन सभी को अपन एक एक करके कवर करने की कोशिश करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारा टेलीग्राम चैनल है प्रेप रीडर, इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और एक आपसे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। देखिए, आपके लिए वैल्यूएबल कंटेंट लाया जा रहा है। ये नहीं कि हो सकता है डेली वीडियोज़ नहीं आए, लेकिन आपके लिए सारी चीज़ें रिसर्च करके लाई जा रही है ताकि आपके लिए वैल्यूएबल हो चीज़ें और एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें हों। ठीक है, तो अपन चलते हैं कि सबसे पहले अपन जो PYQs के थ्रू क्यों ले रहे हैं। भाई, क्यों हमें PYQs को ब्लेंड करना चाहिए? अपन जो भी पढ़ रहे हैं, वाई शुड वी ब्लेंड विद PYQs, मतलब जो भी स्टैटिक सब्जेक्ट अपन पढ़ रहे हैं उसको PYQs के साथ ब्लेंड क्यों करना चाहिए, क्या रीज़न है? देखिए, सबसे पहला पॉइंट अगर वैलिड पॉइंट देखा जाए तो वो है कि अपने को एग्जैक्ट फॉर्मेट का पता चलता है, स्ट्रक्चर का और स्टाइल ऑफ क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड इन एग्जाम हॉल। और जो अपने सरप्राइजिंग है उसको अवॉइड करना। मतलब कि जो एग्जामिनर है वो जहाँ पर भी अपने को क्वेश्चन पूछ रहा है उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका क्वेश्चन का नेचर क्या है, ठीक है, एग्जैक्ट फॉर्मेट क्या है, वो अपने को एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि ये इनकी एक लैंग्वेज होती है, इस फॉर्मेट में ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो वहाँ पर अपने को हेल्प हो जाती है कि PYQ पढ़ने से। सेकंड, हाई फ्रिक्वेंसी जो टॉपिक्स होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने में अपने को बेनिफिट हो जाती है कि ये टॉपिक्स तो सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं। जैसे एग्रीकल्चर में अगर कोई टॉपिक हो गया तो वहाँ से आ रहा है, जैसे पॉवर्टी हो गया, इंक्लूसिव डेवलपमेंट हो गया। तो वो चीज़ें अपने को पढ़नी, वहाँ से अपने को कहाँ से पता चलेगा? PYQ से। सिलेबस तो दे दिया, सिलेबस के बाद PYQ। अपन ने पहले भी 2 चीज़ें पढ़ चुके हैं, इसमें पिछले लेक्चर में अपन देखा था कि PYQ और सिलेबस कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। ठीक है, ये नहीं कि अपन केवल सिलेबस पढ़ लिया तो सारा काम हो जाएगा, नहीं। सिलेबस के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है PYQs, और PYQs को देख लिया और उनको सोल्व कर लिया अच्छे से तो सारी चीज़ें मतलब सॉर्ट आउट हो जाएगी। थर्ड क्या है, अपन टाइम मैनेजमेंट कर पाएंगे और एग्जाम टेम्परामेंट को डेवलप कर पाएंगे कि टाइम, समय पर किस चीज़ को किस प्रकार से करना चाहिए। फोर्थ हो गया कि जो PYQs हैं उनके थ्रू अपन क्या करेंगे, जो अपने वीक स्पॉट है, ठीक है, जहाँ पर अपने को फोकस करना चाहिए और सही से लर्निंग करनी चाहिए, उन चीज़ों को अपन आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि यहाँ अपने का वीक पॉइंट है, यहाँ पर अपने को फोकस करना है। ये नहीं कि अपन इधर उधर कुछ भी रैंडम पढ़ते जा रहे हैं। नेक्स्ट, कि टेक्स्ट बुक है ना, उसको पढ़ने का अपने को करेक्ट डायरेक्शन मिल जाएगी कि इस डायरेक्शन में अपने को मूव करना है। ये नहीं कि अपन पढ़ते पढ़ते जैसे गांधी जी पढ़ रहे हैं, गांधी पढ़ते पढ़ते अपन कुछ भी पढ़ रहे हैं, ये नहीं। एग्जैक्ट पढ़ना कि गांधी है तो गांधी ने एरा क्या था, गांधी का योगदान क्या था, क्विट इंडिया मूवमेंट हो गया, असहयोग आंदोलन हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन हो गया, रोलैंड एक्ट, ये सारी चीज़ों को अपन इंटरलिंकिंग करते हुए पढ़ेंगे। उनके फिर कहाँ कहाँ पर कॉन्सिक्वेंसेज हुए, क्या बेनिफिट्स हुए, वो सारी चीज़ें अपन इसी के थ्रू समझ पाएंगे कि क्वेश्चन पूछने का नेचर क्या होता है। तो वो PYQ वहाँ पर सबसे मैटर करता है। उसके बाद अपने पास है कि एग्जाम लाइक कंडीशंस में कि क्या चीज़ें कैसे करनी है फाइनल फेज में, तो वो चीज़ें अपन यहाँ पर धीरे धीरे ग्रेजुअली, ये नहीं कि एकदम से, ग्रेजुअली चीज़ों को अपन इंक्रेज करते जाएंगे। अब यहाँ से अपन व्हाट विल वी लर्न, यहाँ पर अपन क्या सीखेंगे इनसे। पहली चीज़ सीखेंगे, PYQ हेल्प करेगा अपन एबिलिटी टू गिव कंसाइज वेल स्ट्रक्चर्ड आंसर टू मीट एग्जाम रिक्वायरमेंट। मतलब एग्जाम की क्या रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग अपन एक तो आंसर लिखना आंसर को स्ट्रक्चर करना सीख जाएंगे, ठीक है, और कंसाइज वे में, क्योंकि अपने पास कंटेंट बहुत सारा है। मतलब मार्केट में फ्लो है कंटेंट का। पहले सोचते थे कंटेंट कम है, लेकिन अभी कंटेंट की कमी नहीं है, अभी कमी है कि इंटेंट की, और अपन किस वे में लिख रहे हैं, स्ट्रक्चर क्या लिखने का, किस किस लेवल तक अपन कंसाइज करके और एग्जामिनर को अपन प्रोवाइड करवा सकते हैं। वो चीज़ें अपने को यहाँ से सीखने को मिलेगी। फिर अगला है कि एग्जाम के फेमिलियर हो जाएंगे क्वेश्चन से, और रिपीटेड प्रैक्टिस रेड्यूस एंजाइटी एंड बूस्ट कॉन्फिडेंस। एक तो कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, एंजाइटी खत्म हो जाएगी, क्योंकि एग्जाम में जाते ही अपने को पहली बार ये नहीं देखना पड़ेगा यार क्वेश्चन किस फॉर्मेट में आ गया, अपन तो इस फॉर्मेट में पढ़ के नहीं है, किसी भी रैंडम कोचिंग के क्वेश्चन उठाए और क्वेश्चन सोल्व करने लगे। नहीं, अपने को PYQs पे सबसे ज़्यादा स्टिक करना और सबसे ज़्यादा रिलायबल सोर्स है। क्यों? क्योंकि UPSC ने क्वेश्चन बनाए। ओके, और सबसे अगला पॉइंट है कि एग्जामिनर के माइंड सेट को अपन पढ़ पाएंगे। इसका मतलब ये हुआ
कि मान लीजिए एग्जामिनर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, तो वो क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है, क्या वो करंट पे रिलेवेंट था, सबसे पहले कि करंट पे रिलेवेंट था क्या नहीं था। सेकंड, क्या क्या इसको कुछ 10 ईयर 15 ईयर हो गए कंप्लीट तब पूछ रहा है, या फिर इसका कुछ और सिग्निफिकेंस है जिसकी वजह से ये पूछा जा रहा है। तो वो चीज़ें अपने को यहाँ से पता चल जाएगी। जैसे 24 का क्वेश्चन अपन उठा रहे हैं, 25 का उठा रहे हैं, 23 का उठा रहे हैं, तो गूगल भी कर लीजिएगा उस समय कुछ करंट में न्यूज़ में चल रहा था, या क्वेश्चन को उठाओ तो देखो कि उसको 10 ईयर हो गए। ये गूगल कर लिया करो। गूगल करने से अपने को चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि अच्छा यहाँ पर इस वजह से ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, इसके बाद कि हाउ विल वी लर्न, अपन कैसे सीखेंगे, इससे क्या सीखेंगे, तो थ्रू प्रैक्टिस ए लॉट ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, बहुत सारी प्रैक्टिस करेंगे ना तो अपन क्यों अपने आप सीख जाएंगे कि अच्छा इस वे में अपने को आंसर लिखना है और ये काम अपने को करते हुए चलना है। समझ आए। तो यहाँ पर अपना यहाँ तक अपना चीज़ थी कि PYQs को क्यों करना है सबसे पहले, क्योंकि ये दिमाग में क्लियर होना चाहिए। अब आप शायद कोई भी कभी भी चीज़ें पढ़ोगे तो PYQs को अपने साथ लेके बैठोगे, क्योंकि सभी बोलते हैं PYQs की बुक लेके साथ में बैठना है, लेकिन क्यों बैठना है उसका आज आपको रीज़न मिल गया। ठीक है, वाई अगर आपके पास आ गया तो फिर आप उस डायरेक्शन में काम करने लग जाओगे। तो यहाँ पर आज आपको पहले तो वाई प्रोवाइड करवाया गया कि क्यों अपने को PYQs को साथ में लेके बैठना है, PYQs को ही क्यों सोल्व करना है अगर जब भी अपनी प्रिपरेशन करो तो। ठीक है, अब अपन अगर बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ कि PYQs को कैसे। और आगे बढ़ने से पहले आपसे बस एक रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको चीज़ें वैल्यूएबल लग रही है, आपको समझ आ रही चीज़ें कि हाँ हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो चाहे इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हो, सबके लिए ये चीज़ें हैं। ठीक है, अब अगर आगे बढ़ते हैं अपन पहला क्वेश्चन अपन देखें। देखिए ध्यान से पहले क्वेश्चन को फोकस करिए, अपने को आगे नहीं बढ़ना। अभी एग्जाम को अपन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने को प्रिपरेशन करनी है, तो क्वेश्चन को एक एक पॉइंट को पढ़ना है, क्या डिमांड है क्वेश्चन की, फिर अपने को धीरे धीरे अपनी रिदम बढ़ानी, पढ़ने की स्पीड बढ़ानी और आंसर राइटिंग करते हुए चलना। यहाँ पर अपन समझने की कोशिश करेंगे पूछा क्या जा रहा है। देखिए ये कह रहा है कि एग्जामिन द पैटर्न एंड ट्रेंड ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सर्विसेज। ठीक है, देखिए पहला पॉइंट अपने को क्या मिला, पब्लिक एक्सपेंडिचर ऑन सोशल सर्विसेज का ट्रेंड क्या है। ये ट्रेंड अपने को देखना है सबसे पहले। तो कब देखना, कब का ट्रेंड पूछा जा रहा है, इन द पोस्ट रिफॉर्म पीरियड इन इंडिया। ये देखिए पोस्ट रिफॉर्म। अब पोस्ट रिफॉर्म का आपको पता होगा, पोस्ट रिफॉर्म का मतलब क्या है कि 1991 का जो रिफॉर्म होता है, इकोनॉमिक रिफॉर्म होता है, उसके बाद में इंडिया में क्या क्या चीज़ें रिफॉर्म हुई है वो चीज़ें पूछी जा रही है। इसके बाद है कि वॉट द एक्सटेंट दिस हैज़ बीन इन कॉन्सोनेंस विद द अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है, अब थर्ड पॉइंट क्या हो गया, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात कर दी यहाँ पर। तो ये अपने को 3 पॉइंट ऑफ स्टक करना है। अब हिंदी में पढ़ लो एक बार कि भारत में सुधारों के बाद की अवधि पोस्ट रिफॉर्म पीरियड में सामाजिक सेवाओं पर सार्वजनिक व्यय के पैटर्न और प्रवृत्ति का परीक्षण कीजिए। यह समावेशी विकास के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए किस हद तक अनुरूप है। ठीक है, तो मेजर अपने पास 3 पॉइंट इसमें मिले। एक तो सोशल सर्विस पर जो एक्सपेंडिचर हो रहा है उसका ट्रेंड क्या है, सेकेंड अपने को देखना है कि पोस्ट रिफॉर्म पीरियड में, और इसके बाद देखना है कि इंक्लूसिव ग्रोथ क्या है। ठीक है, अब एक चीज़ आपको स्ट्रक्चर मैंने पिछले वाले लेक्चर में बताई है, अगर आपको नहीं पता है स्ट्रक्चर किस फॉर्मेट में होना चाहिए तो पिछला लेक्चर जरूर देखिएगा कि क्या स्ट्रक्चर फॉलो करना अपने को, यूपीएससी की डिमांड क्या है। ठीक है, यहाँ बताऊँगा तो बहुत लेंदी हो जाएगा। अब सबसे पहले अपने को क्या लिखना है, इंट्रोडक्शन लिखना है। अब इंट्रोडक्शन में आप समझ, इंट्रोडक्शन प्रस्तावना भूमिका ये की चीज़ है। ठीक है, अब इंट्रोडक्शन अगर अपन लिखेंगे तो इंट्रोडक्शन में यहाँ पर अपने को क्या चीज़ दिखानी, सोशल सर्विस दिखानी। अब सोशल सर्विसेज के बारे में बता दो कि सोशल सर्विस क्या होती है, सोशल सर्विस में क्या चीज़ें इंक्लूड होती है। सोशल सर्विस में चीज़ें इंक्लूड होती है जैसे पॉवर्टी हो गया, ठीक है, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, इन सारी चीज़ों को ये क्या किस में आएगी। ठीक है, कोई भी चीज़ इनसे रिलेटेड होगी, ये सोशल सर्विस है जहाँ पर गवर्नमेंट खर्च करी, जैसे कि जो लेबर चीज़ें, उनके लेबर के लिए क्या चीज़ें काम करी है, लेबर रिफॉर्म वगैरह, तो ये चीज़ें सोशल सर्विस में आएगी। तो अपने को ये बोलते हुए चलना है कि सोशल सर्विस में ये सारी चीज़ें आएगी और गवर्नमेंट इसके लिए ये काम कर रही है। ठीक है, अब इसका अगला नेक्स्ट स्टेप क्या है, ये तो अपने इंट्रोडक्शन में अपने को दिखाना है। या फिर अपन ये भी दिखा सकते हैं कि अभी हाल ही में जो कोई रिपोर्ट आई हुई हो, जैसे गवर्नमेंट की कोई भी रिपोर्ट इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग लिख दो कि इकोनॉमिक सर्वे में ये चीज़ देखने को मिली, तो उसके अकॉर्डिंग डेटा लिखते हुए ये चीज़ दिखा दो कि यहाँ तक अपने इंप्रूवमेंट किया। फिर पब्लिक एक्सपेंडिचर वगैरह चीज़ें दिखाते हुए स्टेप आगे नेक्स्ट स्टेप में बढ़िएगा। फिर अपन लिखेंगे बॉडी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि मेन बॉडी में अपने को क्या क्या चीज़ें लिखनी है। तो मेन बॉडी में सबसे पहले अपने को शुरुआत कहाँ से करनी पड़ेगी, सबसे पहले शुरुआत करनी पड़ेगी भाई सोशल सर्विसेज है, उसके बाद करेगी इंक्लूसिव ग्रोथ में। ठीक है, तो इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में अपने को दिखाना है।
इंक्लूसिव ग्रोथ। अब अगर अपन इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में चीज़ें दिखाएंगे, ठीक है, देखिए इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में अगर अपन चीज़ें दिखाएंगे तो क्या क्या पॉइंट दिखाएंगे, पहले वे इसके आयाम दिखाएंगे अपन, किस किस आयाम पर क्या क्या चीज़ें हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले कहाँ हो रहा है, इकोनॉमिक। अगर मान लीजिए अपन बात करें इकोनॉमिक ग्रोथ या इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करें, तो इसके अंदर गवर्नमेंट क्या कर रही है, नेशनल वेल्थ, गवर्नमेंट कुछ ना कुछ तो करती जा रही है कि ये चीज़ करो, बूस्ट नेशनल वेल्थ हो गया, इसके लिए गवर्नमेंट कर रही है। फिर सोशल सर्विसेज हो गया कि सोशल ग्रोथ कैसे कर रही है गवर्नमेंट, सोशल ग्रोथ के लिए गवर्नमेंट क्या कर रही है, ठीक है। तो गवर्नमेंट एक्सेस दे रही है, जैसे एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, ठीक है, एजुकेशन में, हेल्थ में, तो यहाँ पर गवर्नमेंट क्या कर रही है, इनके इंप्रूवमेंट के लिए गवर्नमेंट बहुत सारी स्कीम्स लेके आ रही है। फिर इसके बाद में हो गया एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी, ठीक है, कि एक्सेस टू अपॉर्चुनिटी दो, लोगों को अपॉर्चुनिटी दो कि आप क्या क्या कर सकते हो, यही आपको पास अपॉर्चुनिटी, यहाँ पर आप मिलकर हमारे साथ काम कर सकते हो। एनवायरनमेंट के लिए, एनवायरनमेंट भी एक इंक्लूसिव ग्रोथ है, क्योंकि एनवायरनमेंट अगर सही नहीं रहा तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएगी। एनवायरनमेंट के लिए अगर आपने देखा हो, गवर्नमेंट ने एक लाइफ नाम से बहुत सारे प्रोग्राम चला रखे हैं, तो एक ये भी इसमें इंक्लूड है। फिर इसके साथ ही साथ जो रिसोर्सेज अपने पास, जो भी रिसोर्सेज है उनका इस तरीके से बंटवारा किया जाना चाहिए या वितरण किया जाना चाहिए कि लोगों को लगे कि हाँ सबके साथ समान वितरण हो रहा है। अब अगर अपन देखें, अगला नेक्स्ट क्या पूछा गया कि ट्रेंड एंड पैटर्न, ये देखिए ट्रेंड एंड पैटर्न ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। तो नेक्स्ट स्टेप अपने को देखना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा कि ट्रेंड एंड पैटर्न क्या है पब्लिक एक्सपेंडिचर का, ट्रेंड एंड पैटर्न। तो चीज़ें आप लिख ऐसे दिखानी है, क्वेश्चन को ऐसे ही लिखना है। गवर्नमेंट जो जो चीज़ें पूछेगी वो एचईटी एग्जामिनर को दिखा दो कि ये चीज़ें पूछी गई, ट्रेंड एंड पैटर्न पूछा गया। अब ट्रेंड एंड पैटर्न में गवर्नमेंट ने क्या क्या कर रखा है, जैसे अपन सबसे पहले देखें कि सोशल सर्विसेज में गवर्नमेंट ने क्या क्या कर रखा है, ठीक है। अब सोशल सर्विसेज में गवर्नमेंट ने डेटा लिखना है। अब यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपके सामने आएगी कि जो भी गवर्नमेंट इकोनॉमिक सर्वे है ना, वहाँ से चीज़ें उठानी। इकोनॉमी के लिए सबसे बेस्ट रिसोर्सेज होता है इकोनॉमिक सर्वे। देखिए इकोनॉमिक सर्वे को आपको कभी नहीं भूलना है, सबसे रिलायबल गवर्नमेंट का सोर्सेज है, तो कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है। वहाँ के डेटा उठाइए, डेटा लिखिए, बात खत्म। सोशल सर्विस, अब सोशल सर्विस में कंपैरिजन करके दिखाना है, क्योंकि वहाँ से वहाँ तक तो पिछले 10 से 12 साल 15 साल का आप कंपैरिजन करके दिखा दो कि इस समय ये था और अब ये हुआ है। जैसे एग्जांपल के लिए 2001 से 2000 से 2001 का अगर डेटा देखा जाए, वहाँ से लगाकर फिर अभी 2020-21 पिछले 20 साल का अगर डेटा अपन ने दें तो क्या इंप्रूवमेंट हुआ है, गवर्नमेंट ने क्या करा। तो सोशल सर्विसेज में गवर्नमेंट जितना ज़्यादा खर्च कर रही है वो लगभग 5.5% से बढ़ाकर अभी कितना हो गया, 8.7% के लगभग हो गया। तो इतना इंक्रीमेंट हुआ है कुछ ना कुछ। तो ये चीज़ अपन ने दिखा दी कि गवर्नमेंट ने ये पैटर्न चल रहा है, गवर्नमेंट की एक तरीके से स्कीम हो गई या गवर्नमेंट का जो भी गवर्नमेंट कर रही है वो गवर्नमेंट का पहलू हो गया। इसके बाद में अपन देखेंगे कि हेल्थ, भाई हेल्थ में भी तो गवर्नमेंट कुछ कर रही होगी। तो अगर हेल्थ में क्या कर रही है, हेल्थ में गवर्नमेंट ने क्या प्रोग्राम चलाए, आयुष्मान योजना चलाई थी, आयुष्मान भारत योजना चला दी, ठीक है। आयुष्मान भारत योजना के तहत गवर्नमेंट ने क्या क्या कितना खर्च किया होगा आपके हिसाब से। देखिए गवर्नमेंट को जो 2019 में गवर्नमेंट को खर्च करना था वो था कि लगभग 1 पॉइंट समथिंग खर्च था, ठीक है। 2019 में ये लगभग 2 पॉइंट समथिंग था। अब ये 2021 2022 तक 2-3 सालों में बढ़कर और ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। लगभग 2.4 के अराउंड हो गया, ये एक्सपेंडिचर बढ़ गए। ये गवर्नमेंट की स्कीम हो गई। तो यहाँ पर अपन दिखा दिया कि कौन सी योजना होगी, आयुष्मान भारत योजना होगी, गवर्नमेंट की तरफ से लाएगी, उसके अकॉर्डिंग ये यहाँ तक हो गया, डेटा बढ़ गया। तो इससे क्या होता है, अपने को बेनिफिट होता है कि दिखाने के लिए, अच्छा हाँ डेटा दिया, वैल्यूएबल चीज़ दी है और स्टूडेंट को फ़ायदा भी होगा। नेक्स्ट स्टेप अपन देखेंगे एजुकेशन में कितना खर्च किया। एजुकेशन में अगर अपन देखें तो 2020 से 2021 में अगर देखा जाए तो वहाँ पर खर्च था लगभग 3.1% के अराउंड। जीडीपी का खर्चा ही है अपने को, ये किसका खर्च कर, टोटल जो भी जीडीपी उसका इतना परसेंटेज खर्च कर रहे हैं एजुकेशन में। एजुकेशन के लिए फिर आप स्कीम भी बताओ गवर्नमेंट को कि सर्व शिक्षा अभियान हो गया, ठीक है, सर्व शिक्षा अभियान। इसके बाद में मिड डे मील स्कीम हो गया। मिड डे मील स्कीम का क्या बेनिफिट हुआ, मिड डे मील स्कीम का बेनिफिट हुआ कि जो ड्रॉप रेट है वो कम हो गई स्टूडेंट की। क्यों, क्योंकि उनको खाने पीने के लिए लालच मिल रहा है, उनको ब्रेकफास्ट दिया जा रहा है, उनको सारी चीज़ें दी जा रही, तो उसकी वजह से स्टूडेंट को क्या मिल रहा है, बेनिफिट मिल रहा है। इसकी वजह से एजुकेशन में एनरोलमेंट भी बढ़ रहा है। नेक्स्ट अपने को देखना है कि गवर्नमेंट ने जो पॉवर्टी की अपन बात कर रहे थे, पॉवर्टी रिमूवल, तो पॉवर्टी के लिए गवर्नमेंट ने क्या काम करा हुआ, पॉवर्टी के लिए गवर्नमेंट ने क्या करा है, एक तो मनरेगा चलाया कि गवर्नमेंट मनरेगा चलाएगी,
इससे क्या होगा, पॉवर्टी कम हो रही। अब इसमें अपने को क्या करना है कि गवर्नमेंट ने अभी तक कितने खर्च करे हैं, जैसे कि 73,000 करोड़ रुपए लास्ट ईयर इन्होंने गवर्नमेंट ने अलॉट किए थे, आवंटन किया था कि इतना खर्च आपको दिया जा रहा है। फिर रूरल डेवलपमेंट के लिए भाई ग्रामीण क्षेत्रों में भी गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना रहेगा। तो रूरल डेवलपमेंट की अगर अपन बात करें तो वहाँ पर क्या चलाया जा रहा है, पीएम ग्राम सड़क योजना, पीएम ग्रामीण आवास योजना, ठीक है। अब ये योजनाओं से क्या होता है कि क्या बेनिफिट हो रहा है, कितना ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, ये सारी चीज़ें अपन देख ली कि गवर्नमेंट का ट्रेंड क्या है, क्या क्या चीज़ें कहाँ कहाँ पर कितना खर्च किया। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि इसकी वजह से इंक्लूसिव ग्रोथ में क्या योगदान मिला अपने को। अपन पढ़ रहे हैं ना कि इंक्लूसिव ग्रोथ, अब इंक्लूसिव ग्रोथ में योगदान क्या मिले, इंक्लूसिव योगदान क्या मिले इंक्लूसिव ग्रोथ में, तो वो योगदान अपने को देखना है कि कहाँ पर किसकी वजह से कितना बेनिफिट हुआ है। तो सबसे पहले अपन अगर एजुकेशन की बात कर लें कि एजुकेशन में क्या बेनिफिट मिला है, तो एजुकेशन में अगर सर्व शिक्षा अभियान हो गया, सर्व शिक्षा अभियान हो गया, मिड डे मील स्कीम हो गया, इसकी वजह से जो साक्षरता दर एक तो वो बढ़ी है, लगभग 77% होगी, ड्रॉप रेट कम होगी, ठीक है, ड्रॉप रेट है वो कम होगी। इसके साथ ही साथ जो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप वगैरह दे रही है उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा योगदान मिल रहा है। स्कॉलरशिप से स्टूडेंट्स को लगता है कि हम पढ़ाई कर लेंगे, गरीब बच्चे हैं उनको लगेगा पढ़ाई कर लेंगे, उनके पेरेंट्स भी पढ़ाने में चलो ठीक है आपको स्कॉलरशिप मिल रही है आप पढ़ने चले जाओ। उसके बाद में अपन देखेंगे हेल्थ के बारे में, अगर हेल्थ में क्या गवर्नमेंट कर रही, अब हेल्थ में आयुष्मान भारत अपन ने देखा कि आयुष्मान भारत हो गया, नेशनल हेल्थ मिशन हो गया। इन स्कीम के थ्रू गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है कि बहुत ज़्यादा लोगों को कवर कर रही है, फैमिलीज़ को कवर कर रही है, जिसकी वजह से उनकी जो पॉकेट पर बर्डन बढ़ रहा है वो बर्डन कम हो जाए। तो इसके अंतर्गत लगभग 10 करोड़ फैमिलीज़ को, फैमिलीज़ की बात कर रहे हैं, 10 करोड़ फैमिलीज़ को कवर कर दिया गया है, ठीक है। अब 10 करोड़ फैमिलीज़ को अगर कवर कर लिया तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, लोगों को बर्डन कम हो गया। पॉवर्टी एलिवेशन, पॉवर्टी के लिए गवर्नमेंट ने मनरेगा अपन ने देख ही लिया पहले कि मनरेगा का काम कर रही है, पीएम गरीब कल्याण योजना हो गया, ठीक है, पॉवर्टी के लिए पीएम गरीब कल्याण योजना। अब पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत गवर्नमेंट ने क्या किया होगा, गवर्नमेंट ने किया कि भाई आपको फूड जो अवेलेबिलिटी वो करवाई जाए, फूड सिक्योरिटी दी जाए, साथ ही साथ अगर डायरेक्ट इनकम का कोई रिसोर्सेज है वो प्रोवाइड करवा दिया जाए, ये गवर्नमेंट ने यहाँ पर किया था। इसके बाद फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात आती है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन भी तो एक चीज़ है। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया होगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री जन धन योजना, अब प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत गवर्नमेंट ने बहुत सारे खाते खुलवाए लोगों के, लगभग 50 करोड़ के आसपास खाते जनता के खुल गए, ठीक है। तो ये क्या बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। इस जो लोग जानते ही नहीं फाइनेंशियली एजुकेशन ही नहीं है, तो फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं होने के बावजूद फाइनेंशियल इंक्लूजन इतना ज़्यादा लोगों को कर देना, ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है इंडिया जैसे कंट्री के लिए। लेकिन बहुत ज़्यादा चैलेंजेस भी अभी भी, कि आपने ये बातें तो कर ली इतनी बड़ी बड़ी, लेकिन चैलेंजेस उनको कौन फेस करेगा, अपने को चैलेंजेस भी दिखाने, तो चैलेंजेस दिखाओ। अब चैलेंजेस दिखाने के बाद आपको सजेशन भी देने पड़ेंगे, ठीक है, चैलेंजेस कि चैलेंजेस क्या क्या अभी भी बचे हुए। तो सबसे पहले एजुकेशन में जितना ज़्यादा इन्वेस्ट हुआ है, जितना ज़्यादा होना चाहिए गवर्नमेंट का खर्च, उतना ज़्यादा खर्च नहीं हो रहा, बहुत कम है। हेल्थ में भी अभी बहुत कुछ करना बाकी है। देखिए बहुत ज़्यादा लोग मर रहे हैं, अगर आपने देखे होंगे डेटा, अभी टीबी में बहुत ज़्यादा बीमारियाँ, टीबी मतलब किस लेवल पर फैली हुई है। गवर्नमेंट का 2025 का को अचीवमेंट का टारगेट था, उसको अचीव नहीं कर पाई है अभी भी। अलग अलग क्षेत्र में वायरल तो एक नॉर्मल चीज़ होगी, बहुत सारी बीमारी, कैंसर की बीमारियाँ बढ़ रही है, मोटापा बढ़ रहा है। अभी की नई बीमारी, एक तरीके से नया गवर्नमेंट के सामने चैलेंज है कि इस मोटापा को कैसे कम किया जाए। अभी प्रधानमंत्री ने जो अपना स्पीच दिया था 15 अगस्त 2025 को, उसमें गवर्नमेंट ने ये बात सामने रखी थी कि जो मोटापा है वो एक चैलेंज के रूप में सामने आ रहा है, इस पर सबसे ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है और अभी से इस पर काम में लग जाना चाहिए। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज अपने सामने देखने को मिल रहा है, ठीक है। इसके बाद अगर अपन देखें, हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, रीजनल जो डिस्पैरिटीज़ है, रीजनल डिस्पैरिटी उसको भी कम करना है। अब रीजनल डिस्पैरिटी को कम करने के लिए गवर्नमेंट को, जैसे कि एग्जांपल केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरला तमिलनाडु का मॉडल उठा कर देखो, वहाँ पर क्या हो रहा है, बहुत शानदार तरीके से सोशल सर्विस काम कर रही है। लेकिन वहीं बिहार में देख लो, बिहार हो गया, यूपी हो गया, अभी के हालात, अभी बारिश हुई है, बाढ़ से सारे लोग बर्बाद हो गए, ना मीडिया पहुंच रहा है ना कुछ और पहुंच रहा है। एक दो लोग पहुंचे तब जाकर वहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो वहाँ पर हरकत में आया, नहीं तो कोई हरकत में ही आने को तैयार नहीं है। तो ये चीज़ें अपने को दिखानी है वहाँ पर, यही तो दिखानी है कि वहाँ पर किस तरीके से एकदम लोग गरीब से गरीब जूझ रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा उनकी, कोई भी सरकार नहीं सुन रही उनकी। तो वहाँ क्या कर सकता है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम कर सकता है। अगर आप एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट में जाओगे तो आप क्या करोगे, जनता के लिए क्या करोगे, वो चीज़ें आपको यहाँ दिखानी है,
ठीक है। अब नेक्स्ट आपको देना है सजेशन, क्या सजेशन हो सकते हैं। तो सजेशन में ये हेल्थ में चीज़ें बढ़ानी है, एजुकेशन में कितना इन्वेस्टमेंट होना, कोई कमिटीज़ है उसकी रिपोर्ट दे दीजिए। जैसे कि गवर्नमेंट की खुद की एक पार्लियामेंट होती है, पार्लियामेंट स्टैंडिंग कमेटी ऑन सोशल एंड वेलफेयर से रिलेटेड होती है, तो उसके क्या रिव्यूज़ है, क्या रिकमेंडेशन है, वो चीज़ें आप दिखाओ। तो ये चीज़ें अपने को सजेशन या वे फॉरवर्ड हो गया वहाँ पर दिखानी है। जैसे इम्प्लीमेंटेशन में कमी होती है, कोई भी स्कीम गवर्नमेंट ने सारी चलाई है लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में कमी है, तो इम्प्लीमेंटेशन में कमी है तो उसको दिखाना अपने को कि भाई क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हो रही, एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रहा है, वो क्या सोया हुआ है, तो वो चीज़ें अपने को दिखानी है। और कंक्लूजन में ये दिखाना है कि हाँ इन सारी चीज़ों को सुधार करते हुए दिखाना। फिर यहाँ पर दिखा देंगे कंक्लूजन। देखिए कंक्लूजन में क्या चीज़, आप ऐसी चीज़ें दिखाओ कि उनको लगे हाँ ये सारी चीज़ें कंक्लूड कर दी। पहली बार एक चीज़ इनको इम्प्रूव करना है कि गवर्नमेंट जो भी गवर्नमेंट काम कर रही है उनको अच्छे से लागू करते हुए अपन अगर काम करेंगे तो अपन जो SDG टारगेट्स हैं उनको मीट कर पाएंगे। SDG टारगेट को मीट कर पाएंगे तो अपन जो भी वर्ल्ड इमेज है, वैश्विक इमेज, वो सुधार होगी। ठीक है, ग्लोबल इमेज में इम्प्रूवमेंट होगा और उसके साथ ही साथ लोगों को क्या मिलेगी, कल्याणकारी राज्य की जो भावना है। ठीक है, एक कल्याणकारी राज्य कैसा होना चाहिए, वो कल्याणकारी राज्य के रूप में अपन अपने आप को प्रूव कर पाएंगे। तो ये 4 पॉइंट अपन अंदर लिखते हुए इसको कंक्लूड कर देना है। आगे समझ में आपको, ये आज पहला क्वेश्चन था। थोड़ा टाइम ज़्यादा हो रहा है, टाइम लग रहा है क्योंकि स्टार्टिंग में आप लोगों को समझाना बड़ा जरूरी है। मैं तो लिख दूंगा अभी 5 मिनट के अंदर कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन आप लोगों को अगर समझ ही नहीं आएगा तो क्या मिलेगा उस चीज़ से। अब मुझे लग रहा है सेकंड क्वेश्चन अगर अपन बढ़ेंगे आगे तो फिर वो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा, 20 मिनट वैसे ही हो गया, 20 से 21 मिनट। तो आज अपन इस सेशन को यहीं पर रेपअप करते हैं और कल, और हाँ आगे बढ़ने से पहले अगर आपको ज़रा सा भी बढ़िया लग रहा है चीज़ कमेंट कीजिएगा कि यहाँ पर सर हमें और ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, चाहे आप टाइम ले लीजिएगा, जो भी कीजिएगा, तो आप हमारे साथ इसमें इंटरेक्ट कर दीजिए, चैट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आप चाहते हो कि हमारे को एक पर्सनली मेंटरशिप मिले कि सारी चीज़ें हमें प्रोवाइड करवा दी जाए, तो उसके लिए आप हमारा एक प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आप उस प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा तो आपको उसको बेनिफिट हो जाएगा कि आपकी सारी चीज़ें कॉपी वगैरह चेक हो जाएगी, जो भी चीज़ें आपको करनी है वो आपको मिलती जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।